वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। सो आज हमारी मैराथन की लास्ट क्लास होने वाली है। बट ये बात ज़रूर है दैट ये क्लास भी दैट विल बी फुल ऑफ फन एंड फुल ऑफ नॉलेज and good questions. We will discuss a lot of questions and new things related to the chapter the name has been shown on your screen, which is applied biology. तो आज हम जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो आज हम डिस्कस करेंगे और होप सो आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम को लेके वो बेटर हो रही होगी, अच्छी तरह से हो रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि अंडर कंप्लीट सेल वॉशआउट कंडीशन इन अ कीमोस वॉशआउट कंडीशन इन अ कीमोस्टेट विद स्टेराइल फीड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो इसका क्या मतलब है कि जब हम कंप्लीट सेल वॉश आउट, पूरा का पूरा जो सेल है वो वॉश आउट हो जाता है ऐसी कंडीशन में, कीमोस्टैट में और स्टेराइल फीड है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो बेटा इसमें आता है, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है बायोमास कंसंट्रेशन इन द रिएक्शन मिक्सचर रिएक्टर इज, क्या है, रिएक्टर इज मैक्सिमम। ठीक है, या बी ऑप्शन है substrate concentration in the exit stream is less than that in the inlet stream. Substrate concentration in the exit stream is equal to that in the inlet stream, या फिर substrate concentration in the exit stream is zero। क्या है इसमें से क्या आंसर है? तो बेटा अगर हम देखें तो जब कंप्लीट वॉश आउट हो जाता है ना कंडीशन, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो एग्जिट स्ट्रीम में है वो इक्वल टू होगी जितनी की इनलेट। एग्जिट में जो है कंसंट्रेशन वो इनलेट के बराबर जब हो जाती है तब जो है ये सेल जो है वो कंप्लीट वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, कीमोस्टैट के अंदर। ठीक है बेटा, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर अ कॉन्टिन्यूस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो कहते हैं कॉन्टिन्यूस कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन अगर हमने करवानी है तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सही नहीं है, नॉट ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है द एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इज एक्सटेंडेड, न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड फास्टर, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज लोअर देन द बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, अ कीमोस्टेट अलोज मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो क्या इसका राइट आंसर है? देखो बेटा हमने वो ऑप्शन चूज करनी है जिस जो सही ना हो। ठीक है, जो अपने आप में फॉल्स है इसके लिए, कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन के लिए। तो एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ इज एक्सटेंडेड, ये बात तो है। इसमें क्या होता है कल्चर बेस्ड फर्मेंटेशन में, जो एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा जो ग्रोथ हो जाती है वो काफी आगे तक जाती है, एक्सटेंड और ज्यादा इसमें रहती है। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स को इसमें जब हम डालते हैं तो वो बड़े ही क्या कहते हैं, बड़े ही इजीली और फास्टरली, मतलब बड़े ही फास्ट रेट पे वो यूटिलाइज हो जाता है, तो ये भी सही है। उसके बाद आता है बेटा कि रिस्क कंटेमिनेशन का मतलब कि इन्फेक्शन होने का, जर्म्स के ऐड ऑन होने का, उसके कारण इन्फेक्टेड होने का जो रिस्क है बेटा वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू बैच फर्मेंटेशन। ठीक है, इस वाली फर्मेंटेशन में कंटेमिनेशन का रेट लोअर होता है बैच फर्मेंटेशन के कंपैरेटिवली, तो ये रोंग है इसमें, बल्कि नहीं, बैच फर्मेंटेशन में लोअर चांसेस ऑफ एंड लोअर रिस्क ऑफ फर्मेंटेशन होते हैं। फोर्थ है अ कीमोस्टेट अलोज मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो कीमोस्टेट है उसमें क्या होता है, वो लोग क्या करता है फर्मेंटेशन के दौरान जो है मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, कीमोस्टेट क्या करता है कि ग्रोथ रेट को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, ये लो करता है ये। उसके बाद अब है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन पहले तो हमें बतानी चाहिए कि क्या होता है। देखो यूजुअली जो फर्मेंटेशन है ना वो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप जो है ना उसी को ही कहते हैं, जिसमें जो है जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलती, नो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में, तो ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की जगह बनता है अल्कोहल, और वो कौन सा, इथेनॉल। ठीक है, और एनर्जी निकलती है लेकिन बहुत कम है एज कंपेयर टू एरोबिक। ठीक है,
तो बेटा ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से फ्लफी बेकिंग वगैरह में फ्लफीपन आ जाता है, पोरस ब्रेड्स वगैरह बन जाते हैं, इथेनॉल से अल्कोहल बन जाती है, अल्कोहल बियर्स वगैरह बहुत कुछ ऐसे बनता है। तो चीज यस फर्मेंटेशन से बनता है। ब्लैक टी जो है और kombucha जो है ये फर्मेंटेड है। ठीक है, इनकी क्या करवानी पड़ती है, ऑक्सीडेशन। टी इंडस्ट्री में जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट तरह की एक स्पेसिफिक तरह की इनकी ऑक्सीडेशन जिसे कि टी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन कहते हैं वो करवानी पड़ती है। ठीक है, और या माइक्रोबियल फर्मेंटेशन कह लो या फर्मेंटेशन कह लो। ठीक है, लेकिन ग्रीन टी इनका कोई रोल नहीं है बेटा। क्लास चीज भी तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से होता है ये। ठीक है, और जो ग्रीन टी है बेटा वो है ही नहीं, उनका कोई रोल ही नहीं है इसमें फर्मेंटेशन का। वो क्या होती है असल में, ग्रीन टी जो है बेटा वो स्टीम्ड या पैन फायर्ड, ठीक है, अ, होती है राइट आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैसे इसको काट के पत्तों को मतलब ले लिया जाता है, फसल से निकाल लिया जाता है, तो इसको पैन फायर या स्टीम किया जाता है बेटा, ताकि उल्टा ताकि प्रिवेंट हो सके ऑक्सीडेशन, ताकि उल्टा क्या हो सके, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो सके। इसलिए इसको स्टीम या पैन फ्राई कर लिया जाता है, प्रिवेंट कर सके ऑक्सीडेशन को या फर्मेंटेशन ना हो। ठीक है, तो बी डी इज द राइट आंसर, जो कि मतलब फर्मेंटेशन से नहीं होता, जो फर्मेंटेशन नहीं बनाती है वो है ग्रीन टी। उसके बाद आता है अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड वाइल डिफाइनिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है कि वो उसमें नहीं होती। पहली है अल्कोहल इज फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर रेजिड्यूज, तो बेटा ग्लूकोज शुगर ही तो है। तो मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल जो इथेनॉल थी बनती है, और एटीपी थोड़ी सी ऐसे। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक ये होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक में ना लैक्टिक एसिड बनता है, उसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, जो हमारे मसल सेल्स में बनती है जब विग्रस स्ट्रेनस एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। शुगर रेजिड्यूज अल्कोहल से बनते हैं, तो बेटा ये तो बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओके, यूटिलाइजेज एक ऑर्गेनिक सब कंपाउंड का यूटिलाइज करते हैं ये एज दे फाइनल, एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन ऑक्सीजन, ये भी ठीक है, डिप्राइव्ड मसल में। ठीक है, जब कमी हो जाती है। ठीक है, सफिशिएंट ऑक्सीजन जब नहीं होती तो हमारे मसल्स में भी फर्मेंटेशन होती है, जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, जिसका प्रोडक्ट क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जिससे क्रैम्प्स पड़ते हैं। ये भी ठीक है। बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ेगी बेटा, ठीक है, ये नहीं है इसमें, फर्मेंटेशन में इसका रोल नहीं आता। ठीक है, तो ये रोंग है। उल्टा जब ये यूटिलाइज करना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का चाहिए ताकि वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर सके, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फर्मेंटेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि पायरुवेट, ठीक है, या एसिड एल्डिहाइड कह लो, तो ये क्या है, एक्ट करते हैं एक फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, ताकि ये क्या कर सकें, रीजनरेट कर सकें बेटा Na+, ठीक है, Na+ को रीजनरेट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ये तो हो गया हमारा, रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन इज लोअर, ये भी हो गया। ओके, ये क्या कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली अ प्रोडक्ट ऑफ, ये भी हमने कर लिया है, ये तो कुछ, हाँ ये आ गया। ओके बेटा, अब देखो बेटा, क्वेश्चन आता है, विच बैक्टीरियम इज वाइडली utilized as a natural genetic engineer for introducing foreign genes into the plant cells। कौन सा कहते हैं बैक्टीरियम है जिसको हम वाइडली यूज करते हैं एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की तरह, ताकि वो फॉरेन जीन्स को जो है वो प्लांट सेल्स में क्या कर सके,
प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस कर सके। तो इनमें से हम करने लगे हैं कि कौन से हम बैक्टीरियम को बहुत ज्यादा तौर पे जो यूज करते हैं। तो हम ऑप्शंस देखते हैं एक तरह की, इशरिशिया कोलाई, बैसिलस thuringiensis, एक्टोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, स्यूडोमोनास पुटीडा। तो बेटा अगर आपको याद हो तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहा गया था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को, क्योंकि इसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज ए वेक्टर। और वेक्टर का क्या रोल है कि होस्ट सेल में जो है, हमने डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड जीन को हमने इंसर्ट करना है, ठीक है, कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। तो बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये सॉइल बैक्टीरियम है, सोइल में रहने वाला बैक्टीरियम है, जिसको इसीलिए तो जाना चाहता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा यूटिलिटी है, एबिलिटी है कि ये ट्रांसफर कर सकता है एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए को, जिसे हम टीडीएनए कहते हैं। ठीक है, टीडीएनए एक तरह का की जो ट्रांसफर पार्ट होना है, उसको उसके टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट प्लांट सेल्स। ठीक है, ऐसे अगर हमने कहना तो ये नेचर में क्या करता है, क्राउन, ये जब होता है ना ऐसा प्रोसेस होता है, तो ये क्राउन गाल डिजीज कोज करता है बेटा। लेकिन ऐसे हमने कहना तो एज ए वेक्टर इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत बढ़िया किया जाता है। इश्रिशिया कोलाई कहना हो तो ये हमारी बॉडी में जो है एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है हमारे स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें ये फायदा देता है। उसके बाद है बैसिलस thuringiensis, इसका भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए, बीटी कॉटन हो गया जैसे, है ना, बीटी ब्रिंजल हो गया जैसे, तो उनमें ये बीटी जीन जो इसका है, जो इंसेक्ट्स के खिलाफ होता है, जो पर्टिकुलर ये क्या करता है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो खराब करते हैं फसल को, उनके अगेंस्ट होता है ये, पर्टिकुलर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है सूडोमोनास पुटीडा, तो ये भी यूज होता है, लेकिन सबसे जो जिसको एज ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, जिसके अंदर फिर से मैं बता रही हूँ क्या है, टीआई प्लाज्मिड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स रेफर टू एज ट्रांसजेनिक, वाई, सॉरी वाई, कहते हैं ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनको ट्रांसजेनिक क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। वैसे तो कहना हो तो ये देखो, दे आर क्रिएटेड यूजिंग ओनली प्लांट बेस्ड जीन्स, their genomes have been altered to include a foreign gene, they are grown entirely in an artificial culture medium, they only undergo sexual reproduction। ये तो बिल्कुल भी नहीं। देखो बेटा एक तरीका वैसे कहना, ट्रांस जीन दो वर्ड्स का नहीं बना, या तो हम कह सकते हैं जिसमें जीन ही बदल जाते हैं, या जो जीन किसी पर्टिकुलर जीन को ट्रांसफॉर्म कर पाए, है ना। तो है ना, तो ये है कि इनके जीनोम को हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ताकि वो अपने अंदर एक फॉरेन जीन, फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन को इंक्लूड कर सके अपने में ही। मान लीजिए इतना इतना जो है वो जीन है उनका अपना, तो इतना इतना जो उसमें हमने इंसर्ट करवा दिया, वो फॉरेन डीएनए करवा दिया, तो अब जो ये एनिमल बन गया, ये ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाएगा, जो क्या करता है, जिनके जिनोम में ये, जिनके जिनोम को अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, और उसमें क्या एक फॉरेन डीएनए को डाला जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है बेटा, इन अ जीन गन, जिसे बायोलिस्टिक गन मेथड भी कहते हैं, जो डायरेक्ट मेथड था, बिना किसी मतलब कि होस्ट के, बिना किसी वेक्टर के, बिना डायरेक्टली बस हमने सीधा करवा देना। बायोलिस्टिक गन में हम क्या शूट करते थे ऐसे जीन्स को, जिस पे करवाना उस पे, ताकि वो क्या करे, एक पोर क्रिएट कर दे और सीधा उसकी बॉडी में वो चला जाए। ठीक है, तो देखो जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में माइक्रो पार्टिकल्स को कोट किया जाता है डीएनए के, क्योंकि ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर डीएनए की कोटिंग की जाती है, ताकि जब इनको शूट किया जाए, विच ऑफ द, यूजुअली कहते हैं कि कौन से मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो बेटा ऑब्वियसली माइक्रो पार्टिकल्स को ना पहले तो कोट किया जाता है डीएनए के साथ, और फिर उनको क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, शूट कैरी, शूट कह लो या फायर कह लो, किनके ऊपर किया जाता है, ऐसे ऐसे फायर किया जाता है प्लांट सेल्स के ऊपर। ठीक है, प्लांट सेल्स के ऊपर बड़ी ही हाई वेलोसिटी के साथ,
ठीक है। क्यों क्यों? ताकि उसमें जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, जब वो उसके बड़ी स्पीड के साथ हम फायर करेंगे वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और डीएनए जो है जाके उनके होस्ट के डीएनए में ऐड ऑन हो जाएगा, तो एक आरडीएनए स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और जो मेटल्स का इस्तेमाल होता है वो कौन से हैं? क्या वो आयरन कॉपर है, जिंक लेड है, गोल्ड टंगस्टन है, या सिल्वर प्लेटिनम है? तो बेटा इट्स गोल्ड एंड टंगस्टन, सी ऑप्शन। वाई? अब क्वेश्चन आता है वाई, इनको क्यों, इन्हीं को क्यों यूज किया जाता है? पहली बात तो ये काफी इनर्ट है, ये केमिकली क्या है, इनर्ट है, मतलब इनएक्टिव है। इजिली जो, ये रिएक्टिव नहीं है, मतलब रिएक्टिव नहीं है, तो उल्टा पुल्टा बॉडी के सेल्स के साथ किसी और कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और कुछ हार्मफुल चीज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हार्मलेस होगा इससे। ठीक है। दूसरी बात कहते हैं डीएनए वगैरह या सेल कंटेंट के साथ नहीं ना रिएक्ट करेंगे। दूसरा है डेंस होते हैं ये, और इनकी जो हाई डेंसिटी है वो क्या, एक नेसेसरी जो है अपने आप में मोमेंटम प्रोवाइड करती है उन पार्टिकल्स को, मोमेंटम प्रोवाइड करती है कि वो टफ सेल्स को भी जो है पेनिट्रेट इजिली कर जाएं, टफ सेल्स में भी जो वो पेनिट्रेट हैं वो इजिली कर जाएं। ठीक है बेटा, इजिली पेनिट्रेट कर जाएं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर बोथ स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन एंड एम्पलीफाइंग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, कहते कौन सा इनमें से जो मॉलिक्यूलर टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि कॉमनली यूज किया जाता है फॉर बोथ स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, और किसी डीएनए के सीक्वेंस को एम्पलीफाई भी करना हो तो उसको भी। अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं भी ना आया होता तो मेनली अगर हम यहीं से कर देते, अगर पहले पार्ट की इतनी नॉलेज नहीं भी होती, तो डीएनए सीक्वेंसेस को एम्पलीफाई करना मेनली जो है वो पीसीआर, बहुत क्वेश्चंस किए हमने इसके, कि वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसी से होती है। ठीक है, तो पीसीआर इसको आइडेंटिफाई फिर कैसे करता है? पीसीआर ना आइडेंटिफाई भी कर सकता है किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को, या माइक्रोबियल स्टेन्स को, कैसे यूज करके? यूनिक प्राइमर्स का इस्तेमाल करके। कैसे? यूनिक जो है अपने आप में वो क्या, प्राइमर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ दैट ओनली बाइंड टू टारगेट, दैट ओनली बाइंड, सिर्फ सिर्फ किसके साथ? टारगेट रीजन जो है या टारगेट जीन जो है सिर्फ उसके साथ ही है बाइंड करते हैं। ठीक है, सिर्फ और टारगेट के साथ ही बाइंड करते हैं और किसी के साथ नहीं, उसे हम कह देंगे कि ये क्या है, पीसीआर टेक्निक है, जिसमें हम यूनिक प्राइमर्स का इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस की। और एम्पलीफिकेशन भी वही करते हैं। एम्पलीफिकेशन का पर्पस ही क्या है कि मिलियंस ऑफ, मतलब कि मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कैसे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, वेरी हाई क्वांटिटी, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है हमने वही होस्ट डीएनए की, जो आरडीएनए जो बना, इंसर्ट होके जब फॉरेन डीएनए का इंसर्ट हुआ होस्ट डीएनए में तो आरडीएनए बना, अब उसकी हमने पॉलीमराइज पीसीआर से मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी है। ठीक है, ताकि इजिली एनालाइज कर सके हम उसे और यूज कर सके। ठीक है, तो पीसीआर इज द राइट आंसर। अब आ गया, विच जीन्स फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर वाइडली incorporated into transgenic crops for pest resistance? तो किन जीन्स को है कहते हैं बैसिलस thuringiensis से निकाला जाता है और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में इनकॉर्पोरेट, उनमें डाला जाता है ताकि पेस्ट की रेजिस्टेंस हो सके। किसकी रेजिस्टेंस हो सके? पेस्ट रेजिस्टेंट बन सके। सो पहले हैं क्राई जीन्स, दूसरे हैं निफ जीन्स, फिर है बार जीन्स, फिर है एएमपी जीन्स। ठीक है, क्राई, निफ, बार और एएमपी जीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेटा बैसिलस thuringiensis जो है उनमें से, बीटी में से जो जीन्स हैं वो लिए जाते हैं वो है क्राई जीन्स। कौन से होते हैं? क्राई जीन्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, बीटी जो है बैसिलस thuringiensis जो है, ये क्या है बेटा, ये एक बैक्टीरियम है। ठीक है, जो नेचुरली क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है ये? प्रोटीन क्रिस्टल्स। ठीक है, अपनी ना लाइफ के हर स्टेज के दौरान ये क्या करता है, ये बैक्टीरियम जो है वो प्रोटीन क्रिस्टल्स जो है ना ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल्स हैं इसके, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये कौन से होते हैं?
इंसेक्ट इनमें ना क्या होता है, इंसेक्ट इनको प्रोटीन क्रिस्टल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन क्रिस्टल्स में इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो जिनको क्राइजीन कोड करता है। किससे बने? अब हमें पता है कि जी प्रोटीन का कैसे बना, एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या होंगे? सीक्वेंसेस होंगे, ट्रिपल तीन ट्रिपल कोड मिलके, ट्रिपल मिलके ट्रिपल कोडोन मिलके एक सीक्वेंस बनाएगा, फिर आगे फिर आगे। तो ये क्या ये जीन्स ही कंट्रोल करिए ये सारा। तो क्रायोजेंस होते हैं जो उसके इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, क्राई, क्राई क्यों आया? क्राइस फॉर क्रिस्टल, क्रिस्टल जीन्स, कि ऐसे क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें जिनके अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन क्रिस्टल्स भी हम एक तरह से कह देते हैं। मतलब वो इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, इंसेक्ट किल हो जाता है और फसल बच जाती है। ठीक है, अब देखो, जब एक पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट जो है, मैं आपको समझा रही हूँ मतलब इनका कैसे होता है, वो इनको ऐसे ट्रांसजेनिक जो होते हैं ना, जिनमें हमने क्रायोजीन वाले इंट्रोड्यूस कर दिए होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को ईट करता है जब वो, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाता है उनकी गट में, क्योंकि अब क्राइजिन उनमें है ना। तो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है गट में, किधर? उनकी गट में, ठीक है, पेट में, गट में। जिससे क्या हो जाएगा? पेस्ट की डेथ, पेस्ट डाई कर जाएगा। पेस्ट क्या कर जाएगा? डाई कर जाएगा। तो अच्छे हो गए ना, उनकी यीस्ट बच गई। तो इससे उनकी अपनी इनबिल्ट कह लो इम्यूनिटी हो गई अपनी। इससे क्या होगी प्लांट में? अपनी हम कह सकते हैं एक तरह की इनबिल्ट इम्यूनिटी हो गई, या कह लो रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल है ऐसे में बीटी कॉटन, जैसे कि बीटी कॉटन में यही रोल हो रहा है। ठीक है, आ गया सबको समझ? होप सो ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ आया होगा। अब है द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल नॉर्मल जीन इनटू टारगेटेड सेल्स टू कंपेंसेट फॉर अ डिफेक्टिव और म्यूटेटेड जीन इज नोन एज। तो कहते हैं जब एक फंक्शनल नॉर्मल जीन को टारगेटेड सेल्स में हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि जो उसमें कोई म्यूटेटेड या डिफेक्टिव जीन था उसकी जगह कंपेंसेट हो सके, बेटर किया जा सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेसिस, जीन थेरेपी, जीनोमिक्स या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो, ट्रांसजेनेसिस या ट्रांस जीन्स होते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया, लेकिन इसमें क्या हुआ? इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो जो डिफेक्टिव काम है, जो म्यूटेटेड जीन है, उसको ठीक किया जा सके। तो एक तरह की बीमारी है, कोई बुरी चीज, हम दवाई खाते हैं तो थेरेपी हो रही है ना एक तरह की, तो दिस इज ए जीन थेरेपी। ये क्या है? जीन थेरेपी। दिस इज द राइट आंसर, ताकि डिफेक्टिव म्यूटेटेड जीन को कंपेंसेट किया जा सके। तो जीन थेरेपी क्या होती है? एक ऐसी मेडिकल फील्ड है जो फोकस करती है कि हमने सेल की जीन मॉडिफिकेशन तो करनी है, लेकिन करनी है क्योंकि थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हो सके, ताकि थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हो सके। ठीक है बेटा? इसमें क्या होता है कि हमने एक हेल्दी फंक्शनल कॉपी जो होती है ना जीन की, उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाना पेशेंट के सेल में। जिस पेशेंट को थेरेपी की जरूरत है, जिसमें हमने डिफेक्टिव म्यूटेट जीन जो है उसके खिलाफ हमने करना है, तो उसको हम हेल्दी फंक्शनल जीन की कॉपी जो है ना बेटा, उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे हम। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उसमें रिप्लेस हो सके या तो, या सप्लीमेंट हो सके डिफेक्टिव म्यूटेटेड जीन को, जो जो बीमारी कॉज कर रहा है उसको या तो रिप्लेस, या फिर क्या हो जाएगा बेटा, सप्लीमेंट किया जाएगा उसको। ठीक है, ताकि जो है बीमारी जो है वो ठीक हो सके। ये जो ट्रांसजेनेसिस है ना बेटा, ये तो प्रोसेस है कि हमने बाहर से ट्रांसजीन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया, ताकि वो एक न्यू, बिल्कुल ही नया करेक्टर या एक नई प्रॉपर्टी सी ऑफस्प्रिंग में, नए डॉटर सेल में आ जाए। ठीक है, जीनोमिक्स तो हमें पता है स्टडी, और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होती है एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जिससे हम बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बिना फ्यूजन ऑफ गमीट्स के जो है बेटा, हम क्या कर सकते हैं? ये हाइब्रिड तैयार करवा सकते हैं सोमैटिक सेल्स का, बॉडी सेल्स का, मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स का, ना कि नो सेक्स सेल्स, नो गमीट्स। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सोमैटिक सेल्स जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उनका फ्यूजन करवा के हम करवा सके, मतलब यूज करके सोमैटिक सेल से हमने हाइब्रिड तैयार करना है, कोई फ्यूजन नहीं होनी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स
तो कहते हैं निम्नलिखित में से जीनोमिक्स की जो है कौन सी जो है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बेटा निम्नलिखित में से देखा जाए तो ट्रीटिंग द ह्यूमन सिस्टिक फाइब्रोसिस, डेवलपिंग ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, थर्ड है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स इन क्रॉप्स, एंड लास्ट वन इज क्रिएटिंग सिंथेटिक वायरल वैक्सीन। तो इनमें से जिनोमिक्स की एग्रीकल्चर एप्लीकेशन मतलब जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जो उसकी एप्लीकेशन है, फायदा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जिनोमिक्स को, वो कहाँ करते हैं उसका, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है। तो ह्यूमन सिस्टिक फाइब्रोसिस को करना कोई एग्रीकल्चर थोड़ी है, ये तो ह्यूमन से रिलेटेड है नहीं। ह्यूमन फिर आ गया, ह्यूमन की बॉडी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी एग्रीकल्चर थोड़ी है ये। सिंथेटिक वायरल वैक्सीन बनाना तो ये भी एग्रीकल्चर थोड़ी है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन फॉर क्रॉप की बात कहाँ आ रही है, सी ऑप्शन में। नहीं भी होता तो ये कॉमन सेंस बेसिक सेंस से ही आपके जो है क्वेश्चन हो जाता। वेरी गुड। उसके बाद आता है बेटा द प्राइमरी एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू। मेन जो एम है प्लांट ब्रीडिंग का, जो हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं, उसका प्राइमरी एम जो है वो क्या है। ठीक है, वो क्या है। पहला है रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेचुरल इकोसिस्टम्स, डेवलप क्रॉप वेराइटीज विद हायर यील्ड, बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड डिजीज रेजिस्टेंस, या फिर प्रमोट द ग्रोथ ऑफ वीड्स, या डिक्रीज द शेल्फ लाइफ। देखो हमने देखना है कि एम एम प्लांट ब्रीडिंग का क्या है, तो एम कुछ बेटर ही होगा। हमने प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, है ना, उनकी मेटिंग करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट की, विद बेटर करेक्टर्स ऑब्वियसली, बिकॉज वी वांट समथिंग बेटर, वांट समथिंग बेटर ऑफ व्यू, है ना, बिल्कुल। हमें कुछ बेटर चाहिए तभी तो हम उनकी क्या करवाते हैं बेटा, ब्रीडिंग करवाते हैं। तो इनमें बेटर कौन बता रहा है, रिड्यूस कर देना डाइवर्सिटी को, ये तो अच्छा नहीं है। जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एवोल्यूशन वेरिएशन होगी, तो एवोल्यूशन के चांसेस, सर्वाइवल के चांसेस होते हैं, ये भी गलत। फिर थर्ड ऑप्शन देखिए, उसने कहा है प्रमोट करना ग्रोथ ऑफ वीड्स अनवांटेड प्लांट्स की, नो, क्रॉप को इफेक्ट होगा। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कम कर देना। शेल्फ लाइफ होता है द टाइम पीरियड फॉर विच दे कैन बी स्टेड हेल्दी, ठीक है, दे कैन बी स्टोर्ड हेल्दियर। तो ये टाइम पीरियड घटा देना उनका, ताकि वो जल्दी से, शेल्फ लाइफ अगर कम होगी तो जल्दी से सल गड़ जाएंगे, डिके कर जाएंगे, ये भी गलत है। तो बी देखिए अब, क्रॉप वेराइटीज को डेवलप करना जिनमें हायर यील्ड हो, बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू है और डिजीज रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कि हम क्यों चाहते हैं प्लांट ब्रीडिंग्स, क्यों करते हैं, चूज कर करके उनकी मेटिंग क्यों करवाते हैं, बेटर क्वालिटीज को साथ में लाके, बेटर प्लांट्स को ताकि ब्रीड करवाएंगे, दोनों में बेटर क्वालिटीज दोनों की आ जाएंगे उनमें। तो बी इज द राइट आंसर, हायर यील्ड, बेटर न्यूट्रिशन एंड डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये तो हुआ ना क्वेश्चन। सो ऑल दीज आर क्वेश्चंस आर, इनमें ज्यादातर जो अप्लाइड बायोलॉजी में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली, दीज आर लाइक कि हम अपने दिमाग से यूज करके, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, अपनी समझ का इस्तेमाल करके भी हम जो है राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देर इज अ वे टू चूज द आंसर एंड वी हैव टू लर्न दैट, एंड ये कैसे होगा, बाय प्रैक्टिस। द मोर एंड मोर वी प्रैक्टिस, वी विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्लास हम नेक्स्ट जैसे कि क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ये तो हमने समझ लिया कि क्रॉप वेराइटीज की हमने बेटर क्यों करते हैं, ताकि यील्ड, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड डिजीज रेजिस्टेंस। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अडेप्टिंग प्लांट्स इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ डिफरेंट इन्वायरमेंट टू अ न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉल्ड। देखो, इससे आपको पहले तो नॉलेज मिली कि क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, एक प्लांट्स को जो है वो एक एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट में, जहां नए क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कि वो अडेप्ट कर जाए वहां पे। ठीक है, तो प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या सिलेक्शन, क्या एक्लेमेटाइजेशन, या डाइजेस्टिव प्रोपगेशन। देखो बेटा, डाइजेस्टिव प्रोपगेशन तो एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी नहीं। सिलेक्शन का होता है सिलेक्ट करना, ठीक है, चूज करना, ये भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में तो हम एक तरह का क्या है, सोमैटिक मतलब एक तरह की मेटिंग करवा के नया हाइब्रिड F1 मतलब पेरेंट मेल, मेल फीमेल प्लांट चूज करके उसके बाद उनकी मेटिंग करवाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन, ताकि क्या हो, हाइब्रिड एक न्यू वैरायटी तैयार हो जाए विद वेरिएशंस। तो ये भी नहीं है। अडेप्ट करना, एक नई जगह में, एक प्लांट यहाँ था, यहाँ से तोड़ के हमने उसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक है,
तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको तो एक्लेमेटाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, एक्लेमेटाइजेशन कहेंगे। ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है बेटा, ये एक प्रोसेस है बाय विच, जिससे कि क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, वो एडजस्ट करता है। क्या करता है, एडजस्ट करता है। और जस्ट किसको करता है, चेंजेस, चेंज इन इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, द एनवायरमेंट चेंजेस, जैसे वो, क्योंकि देखो अभी वो किसी और जगह पे रह रहा था, यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंडीशंस अलग हैं, टेम्परेचर, सॉइल का फैक्टर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, विंड, एवरीथिंग बेटा। और यहाँ पे, यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे कुछ और होगा। तो चेंजेस जो उसके एनवायरमेंट में आ रहे हैं उसको देखिए वो एडजस्ट करता है। हाइट क्या है वहां की, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, कितना पीएच है, सनलाइट कितनी पड़ रही है, फोटो पीरियड मतलब कितना है, ये सब, जिससे वो अपनी क्या मेंटेन कर सके, प्रॉपर्टी, जिससे वो क्या मेंटेन कर सके, अपनी जो है बेटा, क्या मेंटेन कर सके बेटा। तो बेटा, तो क्या है, एडजस्ट किसको करता है, वो चेंजेस जो उसके एनवायरनमेंट में आते हैं, ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है बेटा, जो प्लांट अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे मेंटेन कर सके। ठीक है, उसे क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एक्लेमेटाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which crop improvement method involves the crossing of two genetically distinct parents to produce offsprings with superior characteristic? ठीक है, कहते हैं ऐसा कौन सा मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट का, जिसमें क्या होते हैं, दो जेनेटिकली डिफरेंट डिस्टिंक्ट जो पेरेंट्स होते हैं उनकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग, ताकि जो हम बच्चा, जो ऑफस्प्रिंग, जो न्यू प्लांट जो है, डॉटर प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें बेटर करेक्टर्स आए, सुपीरियर करेक्टर्स आए बेटा। तो बेटा, जब क्रॉसिंग की बात आए, क्या है बेटा, जब क्रॉसिंग की बात आए और बेटर करेक्टर्स की बात आए, तो बेटा सिलेक्शन मेथड्स हो गए, मास सिलेक्शन मेथड हो गया जैसे, प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया जैसे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया, कौन सा हो सकता है। तो बेटा जिसमें मैंने पहले आपको बताया कि मेल फीमेल हम चूज करेंगे प्लांट्स, फिर उनको क्रॉसिंग करवाएंगे ताकि हाइब्रिड प्रोड्यूस हो, और वो हाइब्रिड में बेटर करेक्टर्स आएंगे पहले से। ठीक है, दोनों वेरिएशंस के साथ। तो बेटा वो कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन मेथड। क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन मेथड है। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसकी जगह ये जो मास सिलेक्शन है बेटा, मास सिलेक्शन एक मेथड है जिसमें हमने सिलेक्ट करना है बेस्ट, बेस्ट परफॉर्मिंग। ठीक है, क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग प्लांट्स जो होते हैं ना, उसको सिलेक्ट करना है। एक लार्ज मास, क्यों मास मतलब मास अमाउंट हम कहते हैं बहुत ज्यादा, तो एक लार्ज पॉपुलेशन से, लार्ज पॉपुलेशन से हमने, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग प्लांट्स है उससे सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मास मतलब लार्ज पॉपुलेशन से हमने अपने बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो चूज करनी है। प्योर लाइन मेथड आता है। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब है, आप प्योर लाइन में एक सिंगल सुपीरियर प्लांट, एक सिंगल सुपीरियर प्लांट, और उसको ब्रीड करना किसके थ्रू, सेल्फ पोलिनेशन। क्योंकि देखिए ना, प्योर लाइन बनानी है हमने, मतलब प्योर्स बनाने हैं हमने। प्योर बंदा वही होगा जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी। प्योर मिल्क मतलब नो मिक्सचर ऑफ वाटर और एनी अदर थिंग इन दैट, ओनली मिल्क। तो इसका मतलब है जो लाइन है वो अपनी अपनी सिंगल प्योर है। हमने एक सिंगल सुपीरियर प्लांट टाइप बनाना है, उसके लिए हम उसकी सेल्फिंग करवाएंगे, बस सेल्फ पोलिनेशन अपने ही टाइप के साथ, बस किसी और स्पीशी वाले के साथ नहीं, सेल्फिंग करवानी है बस हमने। तो सेल्फ पोलिनेशन हम करवाएंगे ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है लाइन वो तैयार हो सके। ठीक है, क्या हो सके, ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म, ठीक है, और जेनेटिकली आइडेंटिकल लाइन जो है वो रेडी हो सके। ठीक है, तो ये होती है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब है वही कि प्लांट स्पीशी को एक नए एरिया में, न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस करना, जहां वो पहले नहीं थी ग्रो करती। ठीक है ना, जहां वो पहले नहीं थी उससे कहीं और किसी एरिया में करना, तो इसे कहते हैं हम प्लांट इंट्रोडक्शन। और इसका आंसर है लेकिन कि क्रॉप की इंप्रूवमेंट की, दो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट्स लेके क्रॉसिंग करवा के, ताकि जो बच्चा ऑफस्प्रिंग बन रहा है, F1 जनरेशन हाइब्रिड है, वो बेटर क्वालिटी के साथ आए, बेटर कैरेक्टर्स के साथ, तो वो हाइब्रिडाइजेशन सी ऑप्शन है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? ओके, इंटरस्पेसिफिक आ रहा है, ओके। क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज हो गई, देखो बेटा, विद इन द, अगर इंट्रा होता है विद इन, कोई भी आगे इसका नाम हो गया, इंट्राजेनिक, इंट्रा जेनरिक, इंट्रा, है ना, इंट्रा स्पीशीज, इंट्रा समथिंग, तो इंट्रा मीन्स विद इन, मतलब उसी के, और इंटर मतलब बिटवीन डिफरेंट, वो चीज इंटर स्पीशीज है तो मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट जेनरा कहाँ आ गया, स्ट्रेन्स कहाँ आ गया, सेम वैरायटी के, सेम स्पीशीज का नहीं, दो डिफरेंट स्पीशीज में, एक स्पीशी ए है एक स्पीशी बी है, इनके बीच की, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच की जो है वो इंटर स्पेसिफिक, लेवल सेम है, स्पीशीज लेवल है, लेकिन दो स्पीशीज अलग अलग हैं, दो स्पीशीज के बीच के जो क्रॉसिंग है उसे हम इंटर स्पेसिफिक कहेंगे। उसके बाद आता है बेटा triticale, the first man-made cereal crop is a classic example of which of the following? ठीक है, तो बेटा जो ट्रिटिकेल जो है फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप है, और ये एग्जाम्पल है क्लासिक किसकी, क्या वो इंटर स्पेसिफिक की है, इंटर जेनेरिक की है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, या प्योर लाइन है? तो बेटा मेरी बात सुनिए, क्या था कि वीट जो थी, जिसे हम ट्रिटिकम कहते हैं जीनस, और राय जिसे हम सिकेल कहते हैं सिकेल, इन दोनों के बीच में क्या हुई, क्रॉसिंग, इन दोनों के बीच में क्या करवाई गई, क्रॉसिंग करवाई गई, मेटिंग करवाई गई, और ये दोनों क्या है, दो डिफरेंट क्या है, ये जनरा है, ये जीनस है, जनरा कह लो या जीनस कह लो, दो डिफरेंट, तो ये इंटरजेनरिक हुई ना, दो डिफरेंट डिफरेंट जीनसेस है हमारे सामने, तो ये इंटरजेनिक हुई, ठीक है, ये इंटरजेनिक हो गई, ओके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि देखो सॉरी, ये फिर ट्रिटिकल नाम कहाँ से आया था, ट्रिटी मतलब ट्रिटिकम, केल मतलब सिकेल का, ठीक है, तो ये ट्रिटिकल इससे आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैक्रोस हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग? ठीक है, वो कह रहे हैं कि बैक्रोस हम करवाते हैं ना प्लांट ब्रीडिंग्स में, हम बैक्रोसिस पे बैक्रोसिस क्यों करवाते हैं, क्या मेन क्या रीजन है उसके पीछे, एम क्या है, पर्पस क्या है? ओके, ताकि एक हाइब्रिड विगर प्रोड्यूस हो, या हेट्रोसिस, या फिर आर्टिफिशियल म्यूटेशंस आए, नहीं, ट्रांसफर करें एक स्पेसिफिक डिजायरेबल जीन को फ्रॉम अ डोनर पेरेंट इनटू अ रिकरेंट पेरेंट्स जेनेटिक ग्राउंड टू मेंटेन होमोजाइगोसिटी इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। बेटा जो मेन रीजन है ना इसका, ऑप्शन सी है, कि डोनर से जो देने वाला है, रिकरेंट पेरेंट जो लेने वाला है जीन को, जो डोनेट करेगा वो डोनर है, और जो गेन करेगा उस जीन को वो है रिकरेंट। तो डोनर से रिकरेंट को ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक, हम डिजायरेबल स्पेसिफिक जीन जो है वो हम ट्रांसफर करवाएं, ताकि रिकरेंट पेरेंट का जेनेटिक बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सके, ठीक है ना, वो भी ट्रांसफॉर्म हो सके। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक जीन नहीं होता प्रेजेंट जो डोनर के पास है, हाई यील्डिंग वैरायटी तो ये है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक जीन नहीं है जो डोनर के पास है, और डोनर से उसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अब आता है अ प्योर लाइन रेफर्स टू, प्योर लाइन जो है वो किससे रेफर करती है बेटा, प्योर लाइन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग डिफरेंट जीनोटाइप्स बट सेम फिनोटाइप, या फिर अ सीक्वेंस ऑफ जनरेशंस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइज्ड प्लांट्स दैट आर कॉमनली कंप्लीटली होमोजाइगस, सॉरी कंप्लीटली होमोजाइगस, या फिर द ऑफस्प्रिंग रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंटरजेनरिक क्रॉस, या क्रॉस पोलिनेटेड पॉपुलेशंस यूज टू मेयर हेट्रोसिस। क्रॉस पोलिनेशन से क्यों कैसे बन जाएगा हमारा जो कहते हैं प्योर लाइन, ये तो गलत हो गया। इंटरजीनिक अलग अलग जीनस से भी कैसे बन जाएगा, ये भी गलत। ऑर्गेनिज्म जिसका डिफरेंट जीनोटाइप है लेकिन सेम फिनोटाइप है, जीन्स अलग अलग है, ये कैसी प्योर लाइन, तो वो होती है जो बिल्कुल ही प्योर हो, जो अपनी ही सेल्फिंग से बन रही है, तो वो होगा एक सीक्वेंस ऑफ एक जनरेशन बना रहे हैं हम पूरी ऐसे, ताकि वो जो सेल्फ फर्टिलाइज प्लांट्स की, हाँ, करवा करवा के सेल्फ पोलिनेशन दैट, ताकि वो कंप्लीटली होमोजाइगस बिल्कुल ही प्योर हो जाए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आंसर है, कंप्लीटली होमोजाइगस हो जाए सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है विच मैकेनिज्म इन प्लांट्स प्रमोट्स आउट क्रॉसिंग
बाय प्रिवेंटिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन व्हेन पोलन लैंड्स ऑन अ कंपैटिबल स्टिग्मा। ठीक है। कहते कौन सा मैकेनिज्म है प्लांट्स में जो प्रमोट करता है आउट क्रॉसिंग को। ठीक है बेटा। आउट क्रॉसिंग को बाय प्रिवेंटिंग, जो प्रमोट मतलब ज्यादा से ज्यादा बाहर क्रॉसिंग हो सके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, उसको रोकता है और प्रमोट करता है आउट क्रॉसिंग को जब पोलन लैंड, पोलन ग्रेन जो है लैंड करता है। देखिए, ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, और ये स्टाइल, और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स हैं। तो ये इस पे लैंड कर रहा है, लेकिन ये है कंपैटिबल है, लेकिन फिर भी इसने जो है जर्मिनेट नहीं किया, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब नहीं बनाई। प्रिवेंट हो गया ना जिससे फिर से अपने ही वाले में सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्यों? ये कौन सा, क्या इमेस्कुलेशन है, क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, क्या बैगिंग है, या एपोमिक्सिस है, क्या है आप बताइए। ये होगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होगा? सेल्फ इनकम, सेल्फ के साथ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही उनके साथ, करती है ना, आई एम नॉट फीलिंग कंपैटिबल विद यू, तो ये कंपैटिबल नहीं है उसके साथ। ये कंपैटिबल स्टिग्मा तो है, लेकिन पोलन की अपनी ही उसमें क्या आ रहा है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है। इसको कहना तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ के पोलन का, मतलब खुद के वही पोलन का फर्टिलाइज होने से ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करने से सेम फ्लावर का प्रिवेंट करेगा ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है। नहीं होने देगा कि अपने सेम फ्लावर के पोलन का अपने सेम फ्लावर के ही ओव्यूल को फर्टिलाइज करने से। ठीक है बेटा। या अदर फ्लावर लेकिन सेम प्लांट के द्वारा हो तब भी जर्मिनेट नहीं होने देगा पोलन ट्यूब को। ठीक है, जर्मिनेट नहीं होने देगा, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसके बाद अब आता है, what is the role of MAS, that is marker assisted selection in plant and animal breeding। प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग में मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन एमएएस का क्या रोल है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिकली टैगिंग द सीड्स और एनिमल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। बी है यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स linked to genes of interest to accelerate selection, selecting traits purely based on their physical appearance in the field, या इंड्यूस करना क्रोमोसोमल चेंजेस को वाया केमिकल म्यूटेशंस। तो सिलेक्शन हो रही है ना, मार्कर असिस्टेड मतलब कि मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल करके जो लिंक्ड होते हैं किसी जीन्स के साथ, जीन्स ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो उनका ठीक है इस्तेमाल करना ताकि उसकी सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, टू एक्सेलरेट सिलेक्शन यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर्स लिंक टू जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। हमें जो जीन चाहिए, हमारी जो पसंद का है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, उसके उसके जरूर उसको साथ जो लिंक्ड है मॉलिक्यूलर मार्कर्स, उनका इस्तेमाल करना ताकि उस जीन की सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है बेटा, विच स्टेज ऑफ सिल्क वर्म, जिसे हम कहते हैं बॉम्बिक्स मोराए, लाइफ साइकिल की, सिल्कवॉर्म लाइफ साइकिल की, विच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली वैल्यूएबल सिल्क। लिखिए बेटा। तो कहते सिल्कवॉर्म बॉम्बिंग्स मोराई की कौन सी लाइफ साइकिल की ऐसी स्टेज है ओके जो रिस्पॉन्सिबल है, ये जो हम सिल्क यूज करते हैं कमर्शियली वैल्यूएबल उसके लिए, एग, लार्वा, प्यूपा, या अडल्ट मोथ, क्या है बेटा? देखो बेटा क्या होता है, फाइनल स्टेज होती है ना जो लार्वा के पीरियड की, उसमें जो सिल्कवॉर्म है, तो इससे आंसर आपको वैसे मैंने बोल ही दिया, लार्वा के सिल्कवॉर्म की जो फाइनल स्टेज, तो मतलब लार्वा जो है, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल में क्या होता है, इन दी एंड जो सिल्कवॉर्म है, जो सिल्कवॉर्म है वो सिक्रीट करता है बेटा। क्या सिक्रीट करेगा वो? लिक्विड सिल्क। लिक्विड सिल्क को वो सिक्रीट करेगा अपने किससे? सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ना सिल्कवॉर्म का, उससे क्या निकलेगा? लिक्विड सिल्क निकलेगी बेटा, जो कि क्या होगी? ठीक है, ताकि अपने कोकून को जो है वो स्पिन कर सके। वो तो इसलिए निकालता है टू स्पिन और प्रोटेक्टिव कोकून। ठीक है, ताकि वो एक कोकून की उसको उसके अराउंड जो है सिल्क निकलती रहती है ताकि वो जो है क्या हो जाए, क्या बन जाए? कोकून बन जाए। ठीक है, ये जो कोकून है ना उसमें फिर यही तो वैल्यूएबल है, यही तो वैल्यूएबल है बेटा, यही तो सोर्स है कमर्शियल वैल्यूएबल सिल्क का।
सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी, ताकि जब वो ट्रांजिशन हो रहा है प्यूपा में, जब लार्वा से प्यूपा में वो ट्रांजिशन कर रहा है, तो वो कोकून जो है ना वो बचाता है उसको, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उस ड्यूरेशन के दौरान। लेकिन लेकिन जो उसको प्रोड्यूस करता है वो है लार्वा। उसका लार्वा जो जिसका नाम क्या है, कैटरपिलर, ये प्रोड्यूस करता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी, इसका आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लार्वा स्टेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक नेम ऑफ इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस लैक। लैक इंसेक्ट हम कहते हैं ना, जो लाख, लैक हम कहते हैं यूज होती है, उसको कौन प्रोड्यूस करता है? क्या वो एपिस मेलिफेरा है? एपिस तो आ गया हनी बी वगैरह में, बॉम्बिक्स आ गया इसमें, सिल्क वर्म में। लेसिफर लैका, यही तो नाम से आ रहा है लैक, लेसिफर लैका। ड्रोसोफिला तो नहीं। ठीक है, तो लेसिफर लैका जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोड्यूस करती है लैक। ठीक है, लैक इंसेक्ट भी इससे कहा जाता है कॉमनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या सिक्रीट करती है, एक रेजिनस सब्सटेंस, एक रेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसे हम लैक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लैक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एपिस मेलिफेरा जो है ना बेटा, ये क्या है? हनी बी है, यूरोपियन हनी बी। यूरोपियन हनी बी है, तो ये तो हनी या वैक्स प्रोड्यूस करेगी। जो बॉम्बिक्स है मरे, ये तो हमने कह दिया सिल्क वर्म, सिल्क। ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर है, ये कॉमन फ्रूट फ्लाई है। ये क्या है? फ्रूट फ्लाई है बेटा, कॉमन फ्रूट फ्लाई है, जिसको जेनेटिक रिसर्च में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है इसको? जेनेटिक रिसर्च में यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया, इजी था, इजी पीजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब एपीकल्चर है, हमें नाम से पता चल गया वैसे, पर फिर भी चलो पता होना चाहिए। जो एपीकल्चर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है बेटा? हनी बीज को कहते हैं एपीकल्चर में, हनी बीज की कल्चरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो किसकी कल्चरिंग के साथ एसोसिएटेड है? साइंटिफिक, हनी बीज के कल्चर का साइंटिफिक नेम है एपीकल्चर, रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। ठीक है, बाकी जो सिल्क वर्म है ना, इसके को कहते हैं सेरिकल्चर, वो बॉम्बिक्स मोराई वाली सिल्क वर्म के सेरिकल्चर। अर्थवर्म्स जो है बेटा, इनकी जो रेयरिंग होती है उससे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। पता है ना, वर्मिंग कंपोस्टिंग, हम अर्थवर्म की हेल्थ से कंपोस्ट को तैयार करवाते हैं जिसमें। ठीक है, और पर्ल और एस्टर्स जो होती है ना बेटा, पर्ल कल्चर कहते हैं इसे। पर्ल कल्चर करते हैं किसका? पर्ल ओएस्टर्स का, ताकि हमें पर्ल्स मिल सके, फार्मिंग ऑफ पर्ल ओएस्टर्स। ठीक है, और इसके कहते हैं पर्ली, इसे पर्ली कल्चर भी कई बार कह देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट इज यूज्ड इफेक्टिवली इन बायोलॉजिकल कंट्रोल टू ईट एप्हिड्स। ठीक है, ये कौन से इंसेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं कि वो एफिड्स को कंट्रोल, मतलब उसका बायोलॉजिकल कंट्रोल है कि एफिड्स को खा जाती है वो। ठीक है, तो वो है बेटा लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल का इस्तेमाल कर किया जाता है, नेचुरल प्रीडेटर है ना, जो एफिड्स पे खा के ही जिंदा रहती है। तो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है नेचुरली। ठीक है ना, कि एफिड्स की जनसंख्या को बढ़ने नहीं दे रही है ये पॉपुलेशन को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट यूज डायरेक्टली फॉर ह्यूमन फूड और एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो इंसेक्ट नहीं है, जो मतलब कौन सा ऐसा इंसेक्ट नहीं है जो डायरेक्टली यूज हो एज ए ह्यूमन फूड या फिर मेडिसिन के सोर्स के लिए। बेटा क्या वो हनी बीज हैं? एपिस के प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आगे के प्रोडक्ट्स को तो ह्यूमन फूड के लिए यूज किया जाता है। कॉकिनेल इंसेक्ट मतलब डेक्टाइलो, डेक्टाइलोपियस कोकस, तो इसका तो इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डाई बनाने के लिए। तो ये एक तरीका सोर्स ऑफ मैसेज, फूड कलरिंग वगैरह के लिए कार्बन डाई, जिसके हम फूड कलरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी वो सिल्क मोथ प्यूपा, तो सिल्क मोथ का जो प्यूपा है, तो उसी से तो हमें क्या, उसको ऐसे ना हाई प्रोटीन भी, हाई प्रोटीन की तरह भी ना, कुछ कंट्रीज में हाई प्रोटीन प्रोडक्ट की तरह उसे कंज्यूम किया जाता है, हाई प्रोटीन फूड की तरह। ठीक है, जैसे कि कोरिया में, ये कोरियन चाइनीज लोग ऐसे खाते हैं ना, तो कोरिया वगैरह में। ठीक है, बच्चा अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम डायरेक्टली जो है ह्यूमन फूड के लिए जो है, कुछ कल्चर्स में तो एज ए फूड यूज किया जाता है, बट इंसेक्ट्स तो नहीं है, दे आर नॉट इंसेक्ट्स। उन्होंने कहा था कौन इंसेक्ट्स है?
दे आर नॉट इंसेक्ट्स, क्वेश्चन ये है। हाँ, नहीं तो बच्चे वैसे कह सकते थे मैम दैट वी हैव सीन इन सम वीडियोस चाइनीज और कोरियन पीपल ईटिंग अर्थवर्म्स, है ना, लेकिन इट्स नॉट एन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट नहीं है, ये एक वर्म है। इसके नाम में ही वर्म है ना, सेगमेंटेड वर्म है, एनालिड। ओके, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पर्ल कल्चर द सोर्स ऑफ पर्ल फॉर्मिंग मटेरियल, जिसे हम कहते हैं नैक्र, पर्ल पर्ल फॉर्मिंग मटेरियल नैक्रेड, नैक्रे और नैक्र इज सिक्रीटेड बाय द, कौन सा ऐसा लेयर है उसका, बॉडी का पार्ट है जो उसको सिक्रीट करता है? क्या वो मेंटल ऑफ द ऑयस्टर है, फुट ऑफ द ऑयस्टर, रेडुला और एक्सोस्केलेटन? व्हाट इज दैट पार्ट दैट सिक्रीट्स द पर्ल फॉर्मिंग मटेरियल एंड दैट इज मेंटल? ए ऑप्शन। मेंटल जो है बेटा, मोलस्क, पर्ल प्रोड्यूसिंग मोलस्क जो है उसमें मेंटल वो हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीट करने के लिए क्या, सिक्रीट दी शेल। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स इज ए कॉमन पैथोजन दैट कॉजेज अमीबिक डायसेंट्री इन ह्यूमंस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमंस में अमीबिक डायसेंट्री, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रेपैनोसोमा और वुचरेरिया, कौन कॉज करता है? बेटा अमीबिक वर्ड ही आ रहा है एंटमीबा में, बी ऑप्शन। अमीबिक डायसेंट्री जो है ये एक तरह का क्या है, ये एंटमीबा ना एनारोबिक पैरासाइट है। है ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है जो क्या करता है बेटा, अमीबिक डायसेंट्री या अमीबियसिस भी कह देते हैं, जो इन्फेक्ट करेगा मेनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, और मतलब पेट खराब वगैरह हो जाएगा, लूज मोशंस टाइप, ठीक है, वॉमिटिंग टाइप, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ये। दूसरी तरफ अगर हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहें ना बेटा, तो ये तो मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है, ना कि डायसेंट्री। ट्राइपैनोसोमा जो है, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, ट्राइपैनोसोमियासिस, वो कॉज करता है। वो छुरेरिया जो है, ट्राइपैनोसोमा था स्लीपिंग सिकनेस, नींद नहीं आ पाती इंसान को ना, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। और वो छुरेरिया जो है वो क्या कहते हैं, एलिफेंटिसिस, जिसमें एलिफेंटिसिस एक तरह का लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, लिम्फेट, इससे ना लिम्फेटिक फिलेरियसिस भी कहा जाता है, ठीक है, फिलेरिसिस, ठीक है। इसमें क्योंकि लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, लिम्फ सिस्टम जो होता है वो स्वोलन हो जाता है इंसान का। और मेंस में तो स्क्रोटम सैक भी इवन काफी ज्यादा स्वोलन हो जाता है, थाई बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, स्वेल कर जाती है। तो हिस्टोलिटिका ऑप्शन है डिसेंट्री के लिए। उसके बाद आता है अब टीनिया सोलियम, ठीक है। तो द पोक टेपवर्म कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट? तो बेटा हमें पता है कि इन्फेक्टेड पोक मीट को भी नहीं खाना चाहिए, हम तो चलो नहीं, सम कंट्री सम पीपल हैव पोक एंड कहते हैं इन्फेक्टेड पोक मीट नहीं खाना चाहिए, पोक को, पिग के मीट को जो होता है, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा, इसके होस्ट के बारे में बताना कि अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट में ये रहता है। प्राइमरी होस्ट क्या पिग है, सेकेंडरी ह्यूमन है? प्राइमरी ह्यूमन और सेकेंडरी पिग है। प्राइमरी काउ है, सेकेंडरी ह्यूमन नो काउ, पिग और ह्यूमन का रोल है इसमें बेटा। लेकिन इसमें से जो प्राइमरी है ना, वो होस्ट होता है ह्यूमन, और जो सेकेंडरी है वो होता है पिग। सेकेंडरी होस्ट होता है पिग। प्राइमरी होस्ट होता है ना, हम जो है ह्यूमंस है, इसमें वो रिप्रोड्यूस करता है प्राइमरी में, सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और टीनिया सोलियम के लिए प्राइमरी होस्ट जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, क्या है, ह्यूमन है। तो ह्यूमन में वो क्या करेगा, अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और दूसरा जो होस्ट है इसका वो क्या है, पिग है, ठीक है। तो पिग में ये सेकेंडरी होस्ट जो है इसका पिग है, तो पिग में ये क्या करेगा, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें ये यूजली जो है कंटेमिनेट वगैरह करेगा, इन्वायरमेंट्स में जाएगा, अपने लार्वा को जो है वो डेवलप करेगा और ज्यादा पिग वगैरह में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम प्राइमरली फोकस ऑन, पेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए भाई, बीमारियां कम होंगी, है ना, और हमारी यील्ड अच्छी होगी, एलिमिनेटिंग ऑल इंसेक्ट्स फ्रॉम एन एग्रीकल्चर फील्ड, यूजिंग ओनली केमिकल पेस्टिसाइड्स, नहीं जरूरी नहीं है ओनली, controlling pests using a combination of biological, cultural and mechanical methods while minimizing chemical. Yes, this is integrated pest management, जो फोकस करती है कि कम से कम हम केमिकल यूज करें
बल्कि बायोलॉजिकल, कल्चरल और मैकेनिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करें, मिक्स ऑफ, ताकि हम कंट्रोल कर सके पेस्ट को। ये भी नहीं है कि एंटायरली जेनेटिकली मॉडिफाइड पे ही, नहीं ये भी नहीं। ठीक है। सो अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल बी, एंड दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज ए कल्चरल प्रैक्टिस यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेथड है, ऐसे प्रैक्टिस है, कल्चरल मेथड जिसको हम यूज करते हैं मेनली। ठीक है। रिलीजिंग पैरासिटॉइड वास्प्स, क्रॉप रोटेशन, स्प्रेइंग सिंथेटिक पैराथॉइड्स, या फेरोमोन। सिंथेटिक केमिकल चीजें तो हमने कम ही करनी है। मेनली जब होता है ना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन में मानते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं हम कि क्रॉप रोटेशन हो। ये एक ऐसी जो क्रॉप रोटेशन करने से क्या होगा ना, हम पेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि वो ना जो पेस्ट का जो लाइफ साइकिल है ना बेटा, उसको डिस्टर्ब कर देगी पूरी तरह से। क्योंकि उनको आदत होगी कि हमारी वाली जो एक पेस्ट आया, अब जो क्रॉप है, अगर वो उसका पेस्ट है, अचानक से हमने दूसरी कर दी तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर दूसरा। तो इससे क्रॉप रोटेशन करते जाओ, सो दैट इज ए नॉन केमिकल मेथड ना। ना कोई केमिकल यूज हो रहा है ना कुछ, बस हम एक क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, क्रॉप चेंज कर रहे हैं, एक के बाद एक कोई और लगा रहे हैं, तो उससे पेस्ट का कंट्रोल भी हो रहा है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द एंड ऑफ आर क्लास। एंड बेटा, बहुत अच्छा लगा दैट वी हैव so far come to our end class, last class of this marathon series, and I really enjoyed working and preparing these good slides with you, mainly based on all the topics which were there in your subject and which was there in your syllabus. बहुत अच्छा लगा, और होप सो आपने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब जैसे 12 को आपका एग्जाम है, तो क्या एक मतलब एक टीचर जो है अपने पर्सपेक्टिव से, एक्सपीरियंस से क्या सलाह दे सकता है कि यू मस्ट, अब आपने जितना भी रिसोर्सेज, ज्यादा नहीं जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लेकिन जो मटेरियल आपके पास है उस पे ही अब टिके रहिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। आफ्टर डूइंग द रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, वहां से आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी पता चलेगा, दैट दिस इज माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड आई हैव टू वर्क ऑन दिस, लाइक कि मैं यहाँ से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकती हूँ अपने। लेकिन अगर आपको कोई लग रहा है दैट देयर इज अ टॉपिक इन विच आई एम लैकिंग बट दैट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस आप यही अब कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। सो होप सो वी विल मेक अनदर मैराथन वीडियोज, और आगे भी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।